Myself, Professor Dr. Deepak Singh, Allied Science Specialist, पेरिकार्डियल इफ्यूजन। आज हम जिक्र कर रहे हैं हार्ट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पेरिकार्डियल इफ्यूजन। क्या होता है बात करते हैं, गौर से देखिएगा। पेरिकार्डियम हार्ट के बाहरी लेयर को बोलते हैं। जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, ये जो फर्स्ट फिगर है ये वाला, ये एक नॉर्मल हार्ट का फिगर है, जिसमें ये तो अंदर में चेम्बर है। ये इसको राइट एट्रियम बोलते हैं, इसको लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं। राइट वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है। यहाँ पे भाल्व है और ये सेप्टम है। अंदर में ये वाल है, ये पहला वाल जिसको हम लोग इंडोकार्डियम बोलते हैं। बीच वाले को हम लोग मायोकार्डियम बोलते हैं और बाहर वाले को हम लोग पेरिकार्डियम बोलते हैं। इसी पेरिकार्डियम में, ऐसे तो पेरिकार्डियम में दो तरह के लेयर होते हैं। एक होता है फाइब्रस पेरिकार्डियम, एक होता है सीरस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम जो देख रहे हैं बाहर में, इसी के जस्ट अंदर में होता है, जिसका हम मेंशन यहाँ नहीं किया है। यहाँ पर सीरस पेरिकार्डियम होता है, जो कि दो लेयर से बना होता है। आउटर में पेराइटल और अंदर में विसरल। जो विसरल लेयर होता है ना, वो मायोकार्डियम के साथ अटैच रहता है। तो इसी जो विसरल और पेराइटल के लेयर को, दोनों को सीरस पेरिकार्डियम बोलते हैं। और इसी दोनों के बीच में कुछ फ्लूइड होता है। इस फ्लूइड को हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। तो यहाँ स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। जैसे हार्ट के चारों तरफ जो है ना, ये पूरा पेरिकार्डियम हो गया। तो पेरिकार्डियम में दो लेयर, बाहर वाले को बोलते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम और उसके अंदर में उसको सीरस पेरिकार्डियम बोलते हैं। सीरस पेरिकार्डियम दो लेयर से बनता है। जो बाहर वाले फाइब्रस पेरिकार्डियम से अटैच रहता है उसको पेराइटल लेयर बोलते हैं, और जो मायोकार्डियम लेयर से अटैच रहता है उसको विसरल लेयर बोलते हैं। ये दोनों लेयर के बीच में कुछ फ्लूइड होता है, जिस फ्लूइड को हम लोग पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। ये जो फ्लूइड होता है, ये फ्लूइड का फॉर्मेशन मेनली ये विसरल लेयर ही करता है। ये विसरल लेयर से ही ये फ्लूइड बनता है। और ये फ्लूइड हर समय यहाँ पर 15 ml से लेकर के 25 ml यहाँ रहता है। इसका अमाउंट 15 से 25 ml यहाँ पे रहता है हर समय फ्लूइड। और ये फ्लूइड में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है। वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, ट्रेस अमाउंट में प्रोटीन रहते हैं। कलर में पेल कलर का होता है। ये ट्रांसपेरेंट से थोड़ा सा पेल कलर का होता है। ये स्लाइटली पेल कह सकते हैं। और ये फ्लूइड का फंक्शन क्या है? ये फ्लूइड बनता है विसरल लेयर से और इस पूरे लेयर के अंदर रहता है। ये इस फ्लूइड का मेन फंक्शन है कि हार्ट को मूवमेंट करने में हेल्प करता है। जब ये सिस्टोल डायस्टोल होता है तो यही फ्लूइड है जो इसको दूसरे ऑर्गन से, दूसरे पार्ट से फ्रिक्शन से बचाता है, रोकता है। इसका अपना फ्री में सिस्टोल डायस्टोल हो सके। फ्री मतलब कि बिना किसी रुकावट का, बिना किसी के प्रेशर का। जैसे मान ली हार्ट के अराउंड में एक तरफ नीचे डायफ्राम, एक तरफ लंग्स, ऊपर की तरफ आगे की तरफ रिब्स, थोरेसिक वाल। तो मान लिया सपोज दैट कि 3 पार्ट हैं और किसी से भी तो यह प्रेशर लग सकता है। तो अब इसको सिस्टोल डायस्टोल होने में दिक्कत आ सकता है। तो इसी को सिस्टोल डायस्टोल अच्छा से हो सके, फ्री फॉर्म में हो सके, इसके लिए यहाँ पर चारों तरफ में फ्लूइड रहता है। तो अब फ्लूइड के बारे में समझना। फ्लूइड का मेन फंक्शन ये हुआ कि हार्ट को सिस्टोल डायस्टोल करने में हेल्प करता है। किसी भी दूसरे ऑर्गन से उसको कोई प्रेशर नहीं लगता है। नंबर 2, दूसरे नंबर पे है कि किसी तरह का फ्रिक्शन नहीं होता है। नहीं तो हार्ट इतना मूवमेंट के वजह से ये इंजर्ड हो जाता है। तो दूसरा काम करता है, इंजरी से भी बचाता है। चलिए इतना तो देख लिया फ्लूइड के बारे में। अब यहाँ पे मेन पॉइंट यह है, यही फ्लूइड का अमाउंट अगर सपोज दैट नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है तब उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन बोलते हैं। जितना इसका नॉर्मल रहना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाने को पेरिकार्डियल इफ्यूजन कहते हैं। यानी द अमाउंट ऑफ फ्लूइड
more than normal in pericardium known as pericardial effusion. अब यहाँ पे एक सवाल है, ये ब्लड इसमें जो फ्लूइड आया होगा, देखिए ये जो फिगर देख रहे हैं ना, ये पेरिकार्डियल इफ्यूजन का फिगर है, देख रहे हैं ना, पूरा फ्लूइड भर गया है चारों तरफ से, अंदर में हार्ट को कंप्रेस कर रहा है, जो यही कंप्रेशन होने को हम कार्डियक टेम्पोनेट भी बोलते हैं। कार्डियक टेम्पोनेट का मतलब हार्ट कंप्रेस एंड इलोंगेट बाय पेरिकार्डियम फ्लूइड नॉन एज कार्डियक टेम्पोनेट। खैर उदाहरण बात करते हैं। तो ये जो फ्लूइड जो आया कहाँ से आया होगा, ये जब कभी बोले थे कि जो मायोकार्डियम से जो विसरल लेयर जो होता है ना, इससे अटैच होता है विसरल लेयर, यहीं पे रहता है ब्लड वेसल्स रहता है, इसी जगह, इसी से अटैच रहता है ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल से ये फ्लूइड यहाँ पे बनता है, ब्लड वेसल से फ्लूइड बनता है। तो ब्लड वेसल से जो फ्लूइड बनेगा, ये फ्लूइड के अनुसार से, ब्लड वेसल्स के अनुसार से इस इफ्यूजन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। यानी पेरिकार्डियल इफ्यूजन आर टू टाइप्स। कैसे? अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ फ्लूइड। देखिए नेचर ऑफ फ्लूइड, एक फ्लूइड ऐसा होता है जिसमें ब्लड वेसल्स डायलेट कर जाता है और उसके वजह से यहाँ पर एक्स्ट्रा फ्लूइड डिपॉजिट कर जाता है। ब्लड वेसल डायलेट कर जाएगा, अब फ्लूइड, ऐसे इफ्यूजन को कहेंगे हम एक्सुडेटिव पेरिकार्डियल इफ्यूजन। देखिए दो तरह के इफ्यूजन होते हैं, एक एक्सुडेटिव पेरिकार्डियल इफ्यूजन, एक होता है ट्रांसुडेटिव पेरिकार्डियल इफ्यूजन, और दोनों के बारे में बता रहे हैं। तो एक्सुडेटिव पेरिकार्डियल इफ्यूजन किसको बोलते हैं? एक्सुडेशन कैसे होता है? जब ब्लड वेसल्स किसी कारण से डायलेट हो जाता है, और डायलेट हो करके जब यहाँ फ्लूइड का एक्युमुलेशन होता है, तो उसको बोलते हैं एक्सुडेटिव पेरिकार्डियल इफ्यूजन। देखिए अब एक्सुडेटिव पेरिकार्डियल इफ्यूजन का इतना तो मालूम हो गया, तो इसका मतलब कि इसमें जो फ्लूइड आवेगा, इस फ्लूइड जो आवेगा एक्स्ट्रा, उसमें क्या करेगा? प्रोटीन भी रहेगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, बहुत सारे सब्सटेंस ब्लड के मिलेंगे। इसीलिए एक्सुडेटिव इफ्यूजन में जो फ्लूइड का विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाता है, स्पेसिफिक विस्कोसिटी, कलर, सब कुछ चेंज कर जाते हैं। तो एक्सुडेटिव इफ्यूजन समझ में आ गया। एक्सुडेटिव इफ्यूजन का मतलब होता है कि ब्लड वेसल के डायलेटेशन होने से ब्लड का बहुत सारा कंपोनेंट जब पेरिकार्डियम में चला आता है, तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं एक्सुडेटिव पेरिकार्डियल इफ्यूजन। कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल यहाँ पे आया कि एक्सुडेटिव पेरिकार्डियल इफ्यूजन होता क्यों है? अभी बोले क्या? ब्लड वेसल के डायलेटेशन होने से। तो ब्लड वेसल एक्स्ट्रा डायलेट कर जाता है, क्यों? अब डायलेट क्यों करेगा एक्स्ट्रा? अब इसी के बारे में जिक्र कर रहा है कि व्हाई एक्सेस डायलेटेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। तो पहला इसमें आता है फर्स्ट में इंजुरी। अब पेरिकार्डियम में इंजुरी हुआ। अब इंजुरी कैसे? मान लीजिए चेस्ट पे आपका इंजुरी हुआ, किसी से रोड एक्सीडेंट हुआ, या कोई और भी तरह का रिस्क फ्रैक्चर हो गया, वो इंजुरी हुआ है। दूसरा आपका इंजुरी हो सकता है सर्जिकल इंजुरी हो। सर्जिकल ट्रॉमा या इंजुरी किसको बोलते हैं? जैसे मान लिया जा सको दैट आप हार्ट का कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, ओपन हार्ट सर्जरी कर रहे हैं, बाईपास सर्जरी कर रहे हैं, या पेसमेकर लगा रहे हैं, तो इसमें भी तो इंजुरी होता है ना। इंजुरी होगा तो आपका एक्सुडेशन होंगे, इन्फ्लामेशन होगा। तो इसके कारण भी क्या होता है कि यहाँ पर फ्लूइड का एक्युमुलेशन होता है एक्सुडेशन के कारण। तो ये कॉज समझ में आपका है, ट्रॉमा इंजुरी कॉज आता है। दूसरा होता है रेडिएशन। हो सकता है कोई लंग्स में कैंसर रहा होगा, उसका हम अगर इलाज करते समय रेडिएशन कर रहे थे लंग्स पे, तो उसका साइड इफेक्ट इसके इंजुरी कर सकता है, लंग रेडिएशन इंजुरी। अगला नेक्स्ट कॉजेज प्लूरल इफ्यूजन। मान लीजिए सपोज कि प्लूरा में, इसी के साइड में तो प्लूरा होता है ना, जस्ट सटे हुए, तो प्लूरा में बाद इफ्यूजन होगा तो आपका उसके इन्फ्लामेशन से ये भी इन्फ्लाम हो जाएंगे। लंग्स इन्फ्लामेशन, लंग्स में बाद में कोई इन्फ्लामेशन हो, लंग्स टीबी है या कोई और भी कंडीशन है, लंग्स अब्सेस है, तो उसके कारण भी डायरेक्ट इन्फ्लामेशन आ सकता है। यह भी इन्फ्लामेशन के कॉज होते हैं। इसके बाद अब आता है इन्फेक्शन। मान लीजिए सपोज दैट सबसे ज़्यादा CMV, साइटोमेगालोवायरस इन्फेक्शन। अब ये इन्फेक्शन अगर बाय द वे अटैक करेगा तो उस केस में इन्फ्यूजन हो सकते हैं।
और इसके साथ साथ कोई और अगर बाय द ऑर्गेनिज्म जैसे इको वायरस है, एच आई वायरस का डायरेक्टली इफेक्ट नहीं होती है, लेकिन कभी कभी उसके कंडीशन से भी आ सकता है, तो ये सब भी इन्फ्यूजन प्रोड्यूस कर सकता है, एक्सुडेटिव इन्फ्यूजन। तो एक्सुडेटिव इन्फ्यूजन का सबसे बड़ा रीजन यही होता है। दूसरा होता है एक और भी, RH रोमैटिक हार्ट डिजीज होगा, तो स्ट्रेप्टोकोकस एंटीबॉडी के कारण भी यहाँ पर एक्सुडेशन हो सकते हैं। तो पहला तो आप देख लिए एक्सुडेटिव इन्फ्यूजन। दूसरा होता है, सेकेंड होता है ट्रांसुडेटिव इन्फ्यूजन। और ट्रांसुडेटिव इन्फ्यूजन किसको बोलते हैं? देखिए, ट्रांसुडेटिव मतलब क्या, एक्सुडेटिव में क्या बोले थे कि ब्लड वेसल्स के डायलेटेशन से हुआ था एक्स्ट्रा फ्लूइड। इसमें क्या होता है कि ब्लड वेसल डायलेट नहीं करता है, ब्लड वेसल्स बिना डायलेट नहीं करता, बिना डायलेटेशन का। अब ब्लड वेसल डायलेट नहीं करेगा तो उस केस में कौन सा सब्सटेंस आवेंगे, जैसे यहाँ पर जो देख रहे हैं इन्फ्यूजन क्या होगा, मात्र वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स आवेंगे। तो जब बिना ब्लड वेसल के डायलेटेशन का जब इन्फ्यूजन होता है तो इसको बोलते हैं ट्रांसुडेटिव इन्फ्यूजन। नो डायलेटेशन ब्लड वेसल्स, सिर्फ इसमें वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स में आते हैं और आ करके वहाँ पर क्या करेगा, इन्फ्यूजन प्रोड्यूस करेगा। अब सवाल है कि पहला वाला तो बता, एजुकेशन में तो बताए थे कि आपको इन्फ्लामेशन की बात हुई थी, इंजुरी था, इन्फेक्शन था। इसमें क्या होता है, ट्रांसुडेटिव में क्या होगा, ब्लड वेसल डायरेक्ट नहीं हो रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ दूसरे कॉज हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए ऑस्मोटिक प्रेशर लो होगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर लो होगा तो उस केस में एक्स्ट्रा फ्लूइड का डिपोजिशन होगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर लो क्यों होता है, तो अगर बाय द माल न्यूट्रिशन का पेशेंट है या लीवर डिजॉर्डर है, क्योंकि लीवर से अल्बुमिन बनता है, अल्बुमिन ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ाता है, तो लीवर का प्रॉब्लम किसी को होगा तब भी हो सकता है। किडनी प्रॉब्लम में डबल कॉज होता है। एक कॉज होता है कि किडनी प्रॉब्लम में प्रोटीनूरिया हो जाती है, प्रोटीन लॉस करता है, अल्बुमिन लॉस करता है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर घट जाएगा। और दूसरा होता है कि किडनी प्रॉब्लम में यूरिया का लेवल बढ़ता है, और यूरिया यहाँ पर डिपोजिट करेगा, और यूरिया जो होता है पानी को अपने साथ होल्ड करता है, इसके कारण भी क्या होगा, इन्फ्यूजन होती है। और कभी कभी अगर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाता है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कब बढ़ेगा, जैसे मान लीजिए यूरिन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ओवर आप IV इन्फ्यूजन कर दिए, तो उस केस में आपका क्या हो सकता है, यहाँ पर फ्लूइड का फॉर्मेशन बढ़ सकता है। एक कॉज होता है एक्सेस साल्ट इंटेक, और सोडियम का लेवल बढ़ जाएगा तो उस केस में भी इन्फ्यूजन होते हैं। तो ये जितना भी कॉज देख लिए सब क्या था, पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन के कारण थे। तो आप देख लिए यहाँ पर कि पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन दो वेराइटीज के होते हैं, एक होता है एक्सुडेटिव पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन, एक होता है ट्रांसुडेटिव पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन। आइए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, सिम्टम पे। पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन का सिम्टम क्या होगा, सबसे पहला सिम्टम होगा कि इसमें चेस्ट में पेन होगा, और पेन कहाँ पे होगा, इसका चेस्ट पेन होगा, लेफ्ट साइड में 5th इंटरकोस्टल से पेन स्टार्ट होगा और ऑल ओवर पूरे चेस्ट में फैलेगा। ये पूरे चेस्ट में दर्द होगा इसका। जैसे कि आप जानते थे कि मायोकार्डियम वगैरह में प्रॉब्लम होता है तो ऊपर की तरफ मूव करता है, इसमें ऐसा नहीं होता है, इसे पूरे चेस्ट में स्प्रेड करेगा। और इसका जो दर्द है ना, सुपाइन पोजीशन पे आने पे दर्द बढ़ता है, क्योंकि फ्लूइड का फ्लूइड ज़्यादा ग्रेविटी पे वर्क करेगा तो आपका चेस्ट पेन और बढ़ जाएगा। और वही अगर आगे की तरफ झुक जाते हैं, बाय द वे अगर आगे की तरफ झुक जाते हैं तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो पेन है वो रिलीफ हो जाती है। एक बहुत अच्छा इसमें कैरेक्टर भी होता है, इसमें आप इससे पता लगा सकते हैं। इसके बाद जब ये फ्यूजन जब बढ़ गया है तो देख रहे हैं ना, फ्लूइड का एक्युमुलेशन बढ़ गया है, कभी कभी तो 500 ml 1,000 2 लीटर तक इसमें फ्लूइड आ जाता है। तो अगर फ्लूइड का एक्युमुलेशन ऐसा बढ़ गया सपोज दैट, तो क्या करेंगे, तब क्या होगा, लंग्स एक्सपैंड नहीं होगा। अब लंग्स एक्सपैंड नहीं होगा तो क्या होगा, डिजनिया होगा, शॉर्ट ब्रीदिंग होंगे, सांस लेने में दिक्कत होगी, तकलीफ होगी। यह आपको दिखाई देगा, आपको एक सिम्टम यह भी। कभी कभी इसके साथ फीवर भी आ जाते हैं, फेंटनेस आएगा, क्योंकि हार्ट प्रॉपर सिस्टोल नहीं कर पाएगा तो इसे फेंटनेस भी आएगा, इसमें ब्रेन को सप्लाई प्रॉपर नहीं मिलेगा। अगर हम इसका साइन देखें, अगर देखने की कोशिश करें तो हमको क्या होगा, हार्ट साउंड, जो फर्स्ट हार्ट साउंड डिमिनिश्ड हो जाएगी, सेकंड तो मिलेगा क्योंकि सेकंड हार्ट साउंड तो एरोटा से बनता है और पलोरी आर्टरी से, लेकिन फर्स्ट हार्ट साउंड तो आपको एवी भाग से बनता है जो हार्ट से बनता है। तो इसमें आपको क्या होगा कि हार्ट साउंड आपका डिमिनिश्ड कर जाएगा, ब्लड प्रेशर इसका डिमिनिश्ड कर जाएंगे, और पल्सस पैराडॉक्सस मिलते हैं। पल्सस पैराडॉक्सस क्या होता है कि जब पल्स पे हाथ रखेंगे
अब पेशेंट को बोलेंगे इंस्पायरेशन लेके होल्ड करने के लिए, तो वॉल्यूम इसके लो हो जाएंगे। क्यों लो हो जाएंगे? क्योंकि जब पेशेंट इंस्पायरेशन करेगा ना, एक तो पहले से कंप्रेस है हार्ट, और ज़्यादा कंप्रेस करेगा, तो जैसे इंस्पायरेशन करेगा अब जड़ के नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्या होता है कि इसे पल्सर पैराडॉक्सल मिलता है, बहुत पिकुलियर सिम्टम है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन पे। फिर आप पेरिकार्डियल फ्यूजन हुआ तो क्या क्या हो सकता है? सबसे पहला तो कार्डियक टेम्पोनेट, हार्ट कोलैप्स कर जाएगा, हार्ट कंप्रेस कर जाएगी। अब इसके कारण हार्ट पंप नहीं कर पाएगा, तो पंप नहीं करेगा तो हार्ट फेल करेगा। इसके बाद ये आपका हो सकता है पेरिकार्डियल लेयर रप्चर भी कर सकता है, तो कार्डियक टेम्पोनेट हो सकते हैं, हार्ट आपका फेल्योर हो सकता है, या फिर ये पेरिकार्डियल लेयर इसके रप्चर कर सकते हैं। ये आपको कॉम्प्लिकेशन मिलता है। अगर हम बात करें इन्वेस्टिगेशन का, कैसे पता लगाएंगे हम पेरिकार्डियल फ्यूजन का? सबसे पहले नंबर पर आता है इकोकार्डियोग्राम। जब इकोकार्डियोग्राम कराएंगे तो उस केस में क्या होगा, चारों चेंबर इसका क्या होगा, छोटा मिलेगा, और पेरिकार्डियम में फ्लूइड का अमाउंट ज़्यादा मिलेगा। हार्ट का साइज बढ़ा हुआ रहेगा, चेंबर नहीं बढ़ा हुआ है, ये पूरा बाहर जो फ्यूजन के कारण आपको ये बाहर की तरफ आपको हाइपर कार्डियोमेगाली आपको मिलेगा रिपोर्ट में। बाकी इको में और कुछ रिपोर्ट तो नहीं आवेगा आपको, बस फ्यूजन का रिपोर्ट आवेगा, चेंबर का रिपोर्ट आवेगा। नंबर 2 में ईसीजी कराते हैं। ईसीजी में क्या होगा कि सब वोल्टेज डिमिनिश कर जाएगा, क्योंकि प्रॉपर सिस्टोल होगा नहीं ना, प्रॉपर ये डिपोलाइज होगा ना, टोटल डिपोलाइज होगा, तो ना ही डिपोलाइज हो पाएगा ना डिपोलाइज होगा। तो इसलिए क्या होगा कि आप ईसीजी देखेंगे तो आपके सारे वोल्टेज डिमिनिश मिलेंगे। जब पी देखेंगे तो पी भी डिमिनिश मिलेंगे, क्यू भी डिमिनिश मिलेंगे, आर भी डिमिनिश होगा, एस भी डिमिनिश होगा, और टी भी डिमिनिश होगा। सारे वेव इसका क्या हो जाएगा, डिमिनिश कर जाएगा, अगर ईसीजी ग्राफ देखते हैं तो। इसके बाद हम लोग फिर चेस्ट एक्सरे कराते हैं। चेस्ट एक्सरे में आपको जो हार्ट का जो शैडो मिलेगा वो आपको छोटा मिलेगा। फ्यूजन के कारण ये हार्ट को कंप्रेस कर दिया, तो आपको यहाँ पे हार्ट का शैडो आपको छोटा मिलेगा। अगर हम बात करें इसके मैनेजमेंट, हाँ और भी क्या कर सकते हैं हम लोग, कार्डियोसेंटेसिस करा सकते हैं। कार्डियोसेंटेसिस का मतलब क्या होता है कि जो पेरिकार्डियम एरिया से फ्लूइड से, यहाँ से हम लोग फ्लूइड को निकालते हैं और उसको हम लोग जांच करके देखते हैं कि ट्रांसुडेटिव है या एक्सुडेटिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कार्डियोसेंटेसिस क्या है, इसमें हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी गाइड के द्वारा, अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ हार्ट, ये पेरिकार्डियल फ्यूजन का बहुत स्पेसिफिक जांच है। तो अल्ट्रासोनोग्राफी गाइड के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं कि नीडल को पंक्चर करते हैं अंदर, और यहाँ से हम लोग फ्लूइड को निकालते हैं। तो फ्लूइड निकालने से दो फायदा है। एक फायदा कि यह आपका प्रेशर घटेगा तो हार्ट ठीक हो जाएंगे, और दूसरा क्या होगा कि डायग्नोसिस प्रॉपर हो जाएगी। इसीलिए कार्डियोसेंटेसिस कराना जरूरी होता है। हाँ, लेकिन वही है, इसमें एक्सपर्ट लोग कराते हैं, सिंपल पर्सन से टेक्नीशियन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नीडल अंदर ले जाना है, थोड़ा भी गड़बड़ी हो गई तो हार्ट डैमेज कर सकता है, इसलिए बहुत बारीकी से करना पड़ता है कार्डियोसेंटेसिस। अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट पे। देखिए, सबसे पहला मैनेजमेंट कि जो प्रोटीन डाइट है उसको बढ़ाना है। अगर पेशेंट को लीवर का प्रॉब्लम है, लीवर का ट्रीटमेंट करेंगे, किडनी का प्रॉब्लम है, किडनी का ट्रीटमेंट करेंगे, डायलिसिस ड्रग्स यूज करेंगे, आईवी इन्फ्यूजन बहुत कम देंगे, स्लो देंगे, नहीं तो इन्फ्यूजन और बढ़ेगी। साल्ट रेस्ट्रिक्शन है इसमें, साल को देंगे नहीं हम। प्रोटीन डाइट तो ज़्यादा ज़रूरत है, और अगर कोई इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करेंगे हम, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देते हैं। तो ये सब क्या है, इसका मेन मैनेजमेंट है। डायलिसिस तो जरूर चलाते हैं। अब हम बात करें आगे मेडिसिन पे। देखिए, इसके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन बताते हैं होम्योपैथिक में। पहले ये जानना हमें है कि ट्रांसुडेटिव फ्यूजन है कि एक्सुडेटिव फ्यूजन है। अगर एक्सुडेटिव फ्यूजन अगर होगा तो इसमें हम लोग फेरम फॉस, इसके बाद अर्निका यूज करते हैं। फेरम फॉस, अर्निका, फेरम फॉस हम लोग 6x में देते हैं। अर्निका हम लोग 30 और 200 से स्टार्ट करते हैं,
हाई पावर तक लेके जाएंगे इसमें। इसके बाद ब्राउनिया यूज करते हैं, ब्राउनिया इसके लिए बेस्ट मेडिसिन है। बेलाडोना भी यूज करते हैं जब इन्फेक्शन रहता है तो। और अगर ट्रांजुडेटिव फीवर होती है तो यहाँ पर नेट्राम्यूर देते हैं, चेलिडोनियम देते हैं, और एपिसनल यहाँ भी दे सकते हैं चूँकि ज़्यादा पानी जो है यूरिन के द्वारा लॉस कर जाए। तो इस तरह से इसका हम लोग होम्योपैथी मेडिसिन करते हैं। ये आपका है पेरिकार्डियल इफ्यूजन, कार्डियक टेम्पोनेट। हाँ, एक और मैनेजमेंट कर सकते हैं जब पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी हो, तो वह सब के लिए हम लोग फिर ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। बाकी बातें चलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।